Hello, Sanjeev ji. How are you? Fine, thank you, ma'am. Namaskar. So, gentlemen, good afternoon. Thank you so much अपना समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। संजीव जी, संदीप जी, सुमित जी, मैं अभी सुमित जी से बात कर रही थी कि आप काफी बिजी होंगे इन दिनों, और ऐसा बिजी होना तो काफी अच्छा होता है, बनता भी है। और आई रियली होप कि आगे भी इसी तरह की बिजीनेस आती रहे। एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू कम एंड लिस्ट इन द कैपिटल मार्केट्स। Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मैं एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ कि शुरुआत में मैं आप तीनों को इंट्रोड्यूस जरूर कर दूंगी। उसके बाद हम हमारी कंपनी के बारे में, एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में एक ब्रीफ दे देंगे, इशू के कुछ डिटेल्स देंगे, और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों, इंग्लिश रखेंगे और जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे बोल सकते हैं तीनों ही। एंड उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ओके Sure. ओके, सो इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल, रेडी, वी कैन स्टार्ट। Yes. श्योर। All right. नमस्कार, कॉर्पोरेट डायरी एट देवेन चौकसी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर से एक दमदार कंपनी और उसके मैनेजमेंट के साथ हाजिर हूं। मैं बात कर रही हूं मैं एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की, जो कि एक लीडिंग सीडीएमओ प्लेयर है। और कंपनी का मैनेजमेंट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। मेरे साथ मिस्टर संजीव जैन हैं, जो कि कंपनी के एमडी है। मिस्टर संदीप जैन भी कंपनी के एमडी एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के, और साथ ही सुमित सूद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीएफओ है एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेनी कांग्रेचुलेशंस टू जेंटलमैन, ऑल थ्री ऑफ यू। और कंपनी के लिए भी एक कह सकते हैं कि नए आयाम पर कंपनी पहुंच चुकी है, एंड वी आर गोइंग टू बी लिस्टेड नाउ। धन्यवाद। थैंक यू। जी बिल्कुल। सो क्विकली मैं कंपनी के बारे में और इशू के कुछ डिटेल्स हमारे व्यूवर्स के लिए एक बार उनके सामने रख देती हूँ, और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। सो शुरुआत करते हैं। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी एक लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीडीएमओ प्लेयर है, जो कि ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, भारत में ही नहीं विदेशों में भी। As one of the leading CDMOs in India, it owns the intellectual property for the manufacturing process of several formulations, and its core business is focused on providing end-to-end product development and manufacturing solution. So product development और manufacturing solutions company अपने clients को provide करती है, और clientele भी काफी दमदार और काफी बड़ी है, जिसके बारे में विस्तार से हम बातचीत करेंगे। कुछ और services की अगर बात करें, formulation, research and development, साथ ही preparation and filing of regulatory dossiers in the इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स, और साथ ही टेस्टिंग सर्विसेज हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है। और इन एडिशन टू सीडीएमओ बिजनेस, जो कि इनका मेन बिजनेस है, कंपनी इज आल्सो एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस एंड एपीआईज यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की अगर बात करें, कंपनी लार्जेस्ट इंडिया फोकस्ड सीडीएमओ जानी जाती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड क्लाइंट्स सर्व ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023। सो इन आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें, सीडीएमओ की लीडिंग प्लेयर से आप बात करने वाले हैं, इन कंपनी की मैनेजमेंट से आप मुलाकात कर रहे हैं। इश्यू के डिटेल्स क्विकली आपके सामने रख देते हैं। इश्यू की डेट्स जो हैं, 30 जुलाई से 1 अगस्त तक इशू खुला रहेगा। प्राइस बैंड 646 टू 679 रुपीज का तय किया गया है। लॉट साइज 22 शेयरों का है। इशू साइज की अगर बात करें, 1857 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 680 करोड़ का और 1176 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। लिस्टिंग एंटिसिपेटेड है 6 अगस्त को। आइए अब कंपनी के मैनेजमेंट से सीधा जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। वंस अगेन संजीव जी, संदीप जी एंड सुमित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर योर टाइम। शुरुआत संदीप जी सीधा आपसे करना चाहूंगी। क्रक्स तो मैंने बता दिया कंपनी के बारे में, लेकिन आपकी कंपनी, आपकी जुबानी, व्हाट इज द कंपनी ऑल अबाउट, क्लाइंटल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, हमारे व्यूअर्स के लिए आसान भाषा में बताएं सर। तो हमारी कंपनी एक सीडीएमओ प्लेयर है, यानी कि हम डेवलप भी करते हैं, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर भी करते हैं। हम एक कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन अपने क्लाइंट्स को देते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के लिए, जहाँ पे कि हम 4000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की फॉर्मुलेशंस तैयार करते हैं, जो हमने खुद से डेवलप की हैं। और उसमें से ज़्यादातर का जो आईपी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमसे बिलोंग करता है। हमने ही वेरियस क्लाइंट्स के लिए उसको डेवलप किया है। हमारे टॉप जो इंडिया के आईपीएम के टॉप 30 क्लाइंट्स हैं, उनमें से 26 के लिए हम काम करते हैं। और हम 18,000 SKUs बनाने वाली वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि सीडीएमओ प्लेयर में कोई भी आदमी 18,000, कोई भी कंपनी 18,000 SKUs नहीं बनाती। और 49 बिलियन कैपेसिटी हमारी जो है
वो इंडिया की लार्जेस्ट तो हमें बनाती है, साथ में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हम वर्ल्ड के अंदर भी 25th लार्जेस्ट सीडीएमओ प्लेयर माने जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 1500 से ऊपर हमारे पास क्लाइंट्स हैं, तो जो कि इंडिया के अंदर हमें अपने आप को लार्जेस्ट बनाते हैं और वर्ल्ड के अंदर हमें सेकंड लार्जेस्ट बनाते हैं कि 1500 क्लाइंट्स के लिए, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, उनके लिए प्रोडक्ट बना के और उसको डिजाइन करके और उनको बना के उनको देना। तो हमारा मॉडल जो है वो हम पहले डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद में उसकी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद में उसको स्टेबिलिटी उसकी चेक करते हैं कि वो मार्केट में ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ वो प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी बायो इक्विवेलेंस या पेशेंट से उसकी सेफ्टी कंप्लायंसेस कितनी है। वो जब सब काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उसका रेगुलेटरी अप्रूवल लेते हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल लेने के बाद में अपने क्लाइंट्स को वो प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं। वेल एक्सप्लेन संदीप जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो बिज़नेस तो हमने समझा, लेकिन संजीव जी, अब आपसे ये जो सेगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, अब ऑफ कोर्स फार्मास्यूटिकल में कई सारे सेगमेंट्स हैं और आप भी कई सारे सेगमेंट्स में कार्यरत हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स को आसानी से ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे तो देखा जाए तो यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन सीडीएमओ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और साथ ही आप एक्टिवली एपीआई, ब्रांडेड फॉर्मुलेशन, जनरल फॉर्मुलेशन बिज़नेसेस में भी हैं, जिसमें से ऑफ कोर्स सीडीएमओ लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट चंक है, और अदर सेगमेंट्स जो हैं ऑफ कोर्स वो भी डेवलप हो रहे हैं, वहां पर भी ग्रोथ हम कंटिन्यूड देख रहे हैं। लेकिन क्या आप आसान भाषा में ये समझा सकते हैं कि इन बिजनेस सेगमेंट्स का मतलब क्या है, और साथ ही सीडीएमओ की अगर बात करें उसका रोल आप किस तरह से आगे चलकर देख रहे हैं? देखिए मैडम, हमारे लिए जो कोर बिजनेस है इस सीडीएमओ है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। जो बाकी बिजनेस हमारे बिजनेस के अंदर छोटे बिजनेसेस हैं हमारे लिए, और हमारे दोनों भाइयों का कंट्रीब्यूशन और फोकस भी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही है जी। हम जैसे हमने बताया कि हम मैन्युफैक्चरिंग के अलावा हम पेशेंट फोकस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मींस जो पेशेंट के, इंडियन पेशेंट्स के या ग्लोबल पेशेंट के चैलेंजेस हैं उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, अजिथ्रोमाइसिन का टेस्ट मास्किंग इंडिया में सबसे पहले हमने अच्छे से किया था। उसके अलावा टेबलेट, इसके अलावा हमने माउथ पेल्टिक शैशेज, हमने प्रोस्टोन एक्वस इंजेक्शन जो पेनलेस इंजेक्शन था, जो 14 डेज पेन करता था, उसकी जगह 7 सेकंड पेन पे हम लेके आए उसको। उसके अलावा हमने आईड्रॉप को सस्पेंशन से सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। तो हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सिफेक्सिम ऑफ्लोक्सासिन का इनोवेटर हमें एल्मिथाइलफोलेट इंडिया में लेके आए। तो हम नए एपीआई और उनके कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम हम लेके आए, ताकि जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे सर्व कर सकें, तो इंडिया में सब लोग उसको बेचें, और जो हमारे पेशेंट पहले सफर कर रहे थे उससे और ज्यादा बेहतरी से उसको डील किया जा सके, उनके चैलेंजेस को डील किया जा सकते। अभी हमने लास्ट ईयर एक और आइटम बनाई, मोंटी विद बिलास्टिन ओरल डिस्पर्सिबल टैबलेट। इन ए वे उसको कह सकते हैं फर्स्ट टाइम टैबलेट को हमने कफ सिरप को टैबलेट के अंदर बना दिया, ताकि आप जेब में लेके कफ सिरप की बोतल को टैबलेट के फॉर्म में घूम सकते हैं। वाओ, जी कंटिन्यू। उसके अलावा हमने एक और भी, हमारी कंपनी की खूबी, हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंपनी है, और इसीलिए हमारा आईपीओ आने का उद्देश्य भी तक जब इतने ट्रांसपेरेंट है तो उसी जर्नी के अंदर वो भी ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है। हमने लास्ट 3.5 ईयर्स में 517 अपने कस्टमर्स के ऑडिट फेस किए, 517 और 31 इंटरनेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल, रेगुलेटरी लोगों के भी हमने ऑडिट फेस किए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारी कंपनियों के लोग परमानेंटली हमारी कंपनी में पोस्टेड हैं, जो कि जिनको हम ऑडिट में काउंट नहीं करते, जो अपने प्रोडक्ट को रिलेटेड और अपने कंपनी के सिस्टम प्रोसेस को ऑलवेज जब मर्जी जाके चेक कर सकते हैं। एक और भी हमने काम करने की कोशिश की है कि जो भी पेशेंट है उसको, क्योंकि मैंने बताया उसके हम फोकस करते हैं, तो अपने पार्टनर्स को उसमें नई आइटम डेवलपमेंट करके अपने पार्टनर को बताते हैं कि ये आइटम आपको लॉन्च करनी चाहिए। उसका पूरा का पूरा टेक्निकल नॉलेज से लेके सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, और उस आइटम से रिलेटेड रेगुलेटर यदि कहता है कि उसमें बैकलेस करनी है या क्लिनिकल ट्रायल करना है, स्टेबिलिटी करनी है, वो सब हम करते हैं। तो हमारे पार्टनर्स के लिए उनके पोर्टफोलियो को ऐड करने के अंदर हम उनकी भरपूर मात्रा में मदद करते हैं, ताकि वो आइटम ज्यादा से ज्यादा इंडिया के लिए लॉन्च कर सकें, और हमारे बिजनेस के लिए सपोर्ट है, उनके लिए बिजनेस के लिए भी सपोर्ट है। बिल्कुल। एक और भी एग्जांपल, लास्ट ईयर एक कंपनी ने आईड्रॉप का डिवीजन लॉन्च किया। वो डिवीजन उन्होंने सिर्फ सारे आइटम डिवीजन लॉन्च पे ही हमसे हो गए, क्योंकि मतलब किसी को नया पोर्टफोलियो लॉन्च भी करना है तो भी हम पूरा का पूरा उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल संजीव जी, सारे बिजनेस सेगमेंट्स और इनफैक्ट सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे से इंटरेस्टिंगली आपने समझाया, लेकिन ये पेनलेस इंजेक्शन की कॉन्सेप्ट क्या है? लिटरली इंजेक्शन के बाद पेन ना हो, इस तरह का? क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी नहीं मैडम, थोड़ा सा फर्क है। इसके अंदर क्या था, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन ऑयल बेस्ड इंजेक्शन था, जो वुमन को जब लगाते थे तो ऑयल होने के कारण वो 14 डेज तक पेन करता था।
तो हमने उस ऑयल की विस्कोसिटी कम करके पहले उसको 7 डेज पेन पे लाया। अभी उसके बाद वो एक्वस है, उसमें से ऑयल रिमूव कर दिया उस इंजेक्शन में से, तब वो 7 सेकंड पेन, मतलब पेन करता ही नहीं है। जो सुई चुभाने का पेन है वही पेन होता है, उसके बाद कोई पेन नहीं करता, वरना जो पास्ट में 7 डेज या 14 डेज पेन करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। सुमित जी, अब फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ते हैं और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स काफ़ी दुरुस्त लग रहे हैं कंपनी के। मैं डीप डाइव कर देख भी रही थी, लेकिन शुरुआत सबसे पहले यही जानना चाहेंगे हम कि आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा? और साथ ही ये जो 1176 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, इसमें कौन से इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे हैं? अगर आप यहाँ पर कुछ रोशनी डालना चाहें। So, ma'am, we are sort of diluting primary 680 crores. The money that we get into the company will be 387 will be used for repayment of debt. Some of this money will go for our working capital requirement, and 170 crore is general corporate purposes, and 68 crores would be for inorganic opportunities. तो 680 करोड़ को हम लोग ऐसे यूज करेंगे ओवर द पीरियड। अब आपने पूछा कि कौन शेयर बेच रहे हैं, तो जो सेकेंडरी पार्ट ऑफ द शेयर्स है उसमें जो हमारे प्राइवेट इक्विटी पार्टनर हैं क्वाड्रिया कैपिटल, दे आर सेलिंग 1/3 ऑफ देयर इक्विटी व्हिच इज ऑलमोस्ट 9.7, और दोनों प्रोमोटर्स संजीव जी और संदीप जी 1% इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं आईपीओ में। दैट इज generally how we are using the proceeds. As you rightly said, company has strong financials, very strong cash flows, ma'am, high profitability, EBITDA margins are 515 crores and PAT is around 359 crores. So strong financials, ma'am. एब्सोल्युटली, और इन फाइनेंशियल्स पर भी आगे डीप डाइव थोड़ा और हम करेंगे। लेकिन साथ ही पीयर कंपैरिजन की बात करें तो संदीप जी, सीडीएमओ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ कोर्स आपका हिस्सा काफी बड़ा और ये एक मेजर बिजनेस सेगमेंट है, लेकिन इसी तरह की फील्ड में पर्टिकुलरली लिस्टेड कैटेगरी में ऑफ कोर्स आपका जो योगदान है इन द कंट्री काफी नोटेबल है, लेकिन डिविज, ग्लैंड फार्मा, सुवेन लाइफ, टोरेंट, एल्केम जैसी भी कंपनियां हैं। सो पीयर कंपैरिजन किस तरह से होती है, किस तरह से आप वहां पर वॉच आउट करते हैं और किस तरह से हम आपका बिजनेस जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट? करंटली हम इंडिया फोकस्ड हैं और हम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होने वाली हर 10वीं दवाई एकम्स के ही किसी ना किसी प्लांट से बनती है। टोटल 10% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को एकम्स के ही प्लांट्स के द्वारा सर्व किया जाता है। डिविस एपीआई में है, इसी तरह से सबका अलग अलग फोकस है। कोई किसी और कंट्री के लिए कर रहे हैं, तो हम जो है वो इंडिया फोकस होकर आज के दिन तक काम कर रहे हैं। और जो टोटल सीडीएमओ स्पेस है उसका, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो भी लोग कहीं से भी दवाइयां बनवाते हैं तो उसका 70% कोई और से बनवाते हैं, सारी जो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं, और 30% जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकम्स के ही प्लांट से बनता है। तो इसको कंपैरिजन में हम नहीं देख पाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा क्लियर नहीं है। Which is fair enough. और of course कैटेगरी वाइज अगर देखें तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट जहां पर आपकी पकड़ है वहां पर तो नोटेबल कंट्रीब्यूशन नजर आ भी रहा है, लेकिन संजीव जी साथ ही प्रोडक्ट साइड पर अगर आप देखें और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को समझने की कोशिश करें तो ओरल सॉलिड्स के जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 38% है। स्टेराइल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें वहां 48% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और लिक्विड्स में अराउंड 26% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। क्या यहाँ पर आपको कोई कंसर्न्स नजर आते हैं, और अगर हाँ तो क्या डिमांड इशू है, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, किस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, या फिर ये कॉन्शियस डिसीजन है? नहीं, ये कॉन्शियस डिसीजन है। हम 18,000 एसकेयूज के साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है जो 18,000 एसकेयूज को डील करती है। कोई भी सीडीएमओ प्लेयर या फार्मा में कहीं पे भी कोई भी 18,000 एसकेयूज को डील नहीं करता। 4,000 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस है। हमारे बैच साइजेस भी 100 टाइम्स तक भी होते हैं, कहीं 10 लीटर से लेके 8,000 10,000 लीटर तक के भी बैच साइजेस होते हैं। तो हम बैच साइजेस में भी कुल मिला के जितनी डाइवर्सिटी हम लोग मेंटेन करते हैं, तो उसमें पहली बात होगी कि उसमें एक कॉन्शियस कॉल है कि भी हम 60% तक उसको कभी भी ला सकते हैं। हमारा टोटल बिजनेस जो है वो 60% तक स्केलेबल है। 60 के ऊपर हमें नए यूनिट ही लगाने होते हैं, और क्योंकि हमारा प्रण है, हमारा मिशन है कि हमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट की तरफ बढ़ना है, जहाँ पे अभी हम 25th लार्जेस्ट हैं, तो इसके लिए हमें और सेटअप लगाने होते हैं। तो जैसे ही एक सेटअप हमारा ऑक्यूपाई होना शुरू होता है तो उसी दौरान हम दूसरा लगा देते हैं, तो उसकी कैपेसिटी उसमें जुड़ जाती है, लेकिन उसको वैलिडेशन करने में, उसके ऑर्डर्स लाने में जो समय लगता है, तो उसकी वजह से भी कैपेसिटी कम दिखाई देती है। ठीक है,
सुमित जी, फाइनेंशियल्स पे अभी-अभी एबिटा का ज़िक्र आपने किया और ऑफ कोर्स हम भी जब आंकड़े देख रहे थे तो कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। ऑन अ कैगर बेसिस ऑलमोस्ट 9% के अप मूव देखने को मिल रहे हैं, जहां कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा 400 करोड़ से 480 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। एट द सेम टाइम इसी के साथ-साथ अगर आप ग्रोथ की बात करें, पर्टिकुलरली रेवेन्यू साइड यानी कि कंपनी की आय में भी बढ़ोतरी लगातार देखने को मिली है। जहां सालाना आधार पर 3,671 करोड़ से 4,100 करोड़ तक के डेटा भी देखने को मिले हैं। ये नंबर्स तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसके पीछे के ड्राइविंग फैक्टर्स क्या रहे? Ma'am, so 78% of our revenue comes from the CDMO business, and more than Yeah. 94% EBITDA comes from the CDMO business. So CDMO, as Sandeep ji was explaining, is the largest share in the pie. Now Mm-hmm. that has been constantly growing. If you look at in the DRHP and RHP, we have given numbers from 21 to 24. So over this Mm-hmm. period, we have seen 15% CAGR growth over this period, right? So maybe the 9% is between the 3 years that you're looking at RHP. But जी. that's how the company has been growing. We are mopping up our branded marketing business. Our exports is also contributing. We had acquired an API business that is also turned around from where we had sort of bought it from. So I think uh, given that the CDMO is the growth engine, but all other business verticals have started performing well. बिल्कुल। सुमित जी, आपने एक्विजिशन की बात की। अगला सवाल संजीव जी आपके लिए होगा। ये जो एक्विजिशन है पैराबोलिक ड्रग्स, जो कि 2021 में आपने किया, ना थोड़ा सा अगर सीडीएमओ से इतर जाकर देखें, ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। सो करंटली आपका कंट्रीब्यूशन एपीआई सेगमेंट में अगर देखें सिंगल डिजिट है। आगे किस तरह के प्लान है एपीआई सेगमेंट के लिए और क्या की ग्रोथ ड्राइवर्स आपको नजर आते हैं? मैडम, हमारा ना एपीआई के अंदर ज्यादा ग्रो करने का इरादा नहीं रखते हम। हमारे लिए ठीक। कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए हमको एपीआई चाहिए। हाँ, जो हाँ। न्यू आइटम जब ऑफ पेटेंट होते हैं इंडिया के अंदर, तो उसके लिए हमको सपोर्ट लगता है शुरू के इनिशियल डेज के अंदर। फिर जैसे ही वो मार्केट के अंदर, उसको हम एक इंडिपेंडेंट एंट्री पकड़ते हैं, उसको इंडिपेंडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लेते हैं उसका। उसके अंदर जो हमारे जो एपीआई परचेज डिपार्टमेंट है एकुम्स का, यदि उसको लगता है कि वो हमारे को अलग ज्यादा महंगा दे रहा है तो उससे नहीं खरीदता है, तो उसको इंडिपेंडेंट हम्म। एंट्री मानते हैं। लेकिन हमारा फोकस उसके लिए है जो आइटम ऑफ पेटेंट होंगी उसको हम एड्रेस करने के लिए, हम ताकि टाइमली उसमें एंट्री कर सकें और हमारे पार्टनर को हम ज्यादा स्पीड से माल दे सकें, ताकि जब उसको माल मिले, जब ऑफ पेटेंट आइटम हो, तो उसके डिलीवरी सिस्टम, सप्लाई चेन सिस्टम दुरुस्त रहे। वही हमारा पर्पस है। उसके अंदर हम और इन्वेस्टमेंट भी नॉमिनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना कि रूटीन इन्वेस्टमेंट होता है, नॉट कि हम बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें करने वाले हैं। ठीक है। सुमित, क्विकली 2 चीज़ों पर आपसे अब थोड़ी-सी जानकारी लेना चाहेंगे। आप मुनाफ़े के फ्रंट पर अगर देखा जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने कुछ कंसर्न ज़रूर देखे हैं। ऑफ कोर्स ड्यू टू चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एफवाई 22 की अगर बात करें, वित्त वर्ष 2022 की फेयर वैल्यू चेंजेस अमाउंटिंग टू 494 करोड़ और एफवाई 24 में 357 करोड़ ये आंकड़े नज़र आए थे। ये नंबर्स जो है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हुए नज़र आएँगे आपके लिए, या कोई कंसर्न्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? And will it put options liability continue to exist on your financial statements going forward? So, Mansi, very important question for all of us. In fact, for especially non-accounts people, I think it's important to clarify. ये basically put option और fair market value दो चीजें हमारे financials में जैसे आपने address किया ना, वैसे दिख रही हैं। अब वो जी। issue इसलिए आ रहा है वो financials में दिखने में उसका, जो which is actually a non-issue, is when Quadria Capital came into our company, there is an investment agreement which happens. Typically, every investor gets their first exit through the IPO. If for जी। some reason we can't do an IPO, then there is a secondary, and if God forbid, if that also doesn't happen, the company buys it back. तो उसमें होता क्या है कि अगर आपने बायबैक करना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको एक कंपनी के ऊपर लायबिलिटी मानते हुए उसको दिखाना होता है कि उसको कभी देना है। सो वो दो तरीके से होता है। हर साल जैसे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। तो जी। जैसी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती दिखती है हमारी, तो उनकी पुट लायबिलिटी जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो अगर मैं अभी आपको समझाऊं 2024 में वो पुट लायबिलिटी की वैल्यू 1365 करोड़ हो जाती है 15% के लिए। तो उतने अमाउंट से हमारी नेटवर्थ कम हो जाती है। तो अगर मैं उसे ऐड कर दूं तो हमारी नेटवर्थ 2000 से ऊपर चली जाएगी। इसी तरह एज यू राइटली सेड कि 357 करोड़ आपकी फेयर मार्केट वैल्यू दिख रही है।
अगर अगर आप उसी EBITDA को देखेंगे, अगर 157 में मैं ऐड कर देता हूँ मैम, तो दैट कम्स टू 515. So this is a notional entry. This has no financial impact. This has no cash flow impact. This has no tax impact. ये 29 मई 2024 को वैसे भी विड्रॉ हो गया था, तो एज यू राइटली सेड कि पोस्ट लिस्टिंग कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी. 29 मई के बाद वैसे भी कोई लायबिलिटी नहीं है. तो जून के नंबर्स में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेटवर्थ वापस रीइंस्टेट हो जाएगी, और जो पुट लायबिलिटी की वैल्यू है वो 1 महीना और 29 दिन की दिखेगी, और उसके बाद वो नहीं दिखेगी. So this is basically a notional entry. My request would be for you, and I'm sure you understand it, for all your viewers to look at this, excluding this, so they can look at the adjusted EBITDA, adjusted PAT. तो मैम उससे जो है उनको राइट फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कंपनी की दिख जाएंगी. वो DRHP में और RHP में दी हुई है. इसलिए ये जानना जरूरी भी था. एंड फेयर आंसर, एंड दैट साउंड्स एक्चुअली फेयर. थैंक्स फॉर आंसरिंग सुमित जी. अब कमिंग टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, आप तीनों से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें. संदीप जी, शुरुआत आपसे बताएं. एकम्स ड्रग्स एक बहुत शानदार कंपनी है जहां पे कि हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स वी सर्व. इंडिया की हम लार्जेस्ट CDMO प्लेयर हैं. हम क्वालिटी फोकस हैं, रिसर्च फोकस हैं. क्वालिटी को हमारे लिए एक फुल्ली ट्रांसपेरेंट कंपनी है. अपने क्लाइंट्स के प्रति ट्रांसपेरेंसी रखते हैं. प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, सिस्टम्स को लेके, एनवायरनमेंट को लेके हम बहुत ज़्यादा फेयर रहते हैं. हम 5 प्लांट अपने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे चलाते हैं. बहुत सारे फ्यूल को हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर चुके हैं. तो चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो CSR एक्टिविटीज हो, हम हर फ्रंट पे आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं और इसी तरह से लगे रहेंगे. और इस बिजनेस को भी मल्टीफोल्ड ग्रो करेंगे और दुनिया, देश में ही नहीं दुनिया में भी हिंदुस्तान की दवाइयों को और आगे तक पहुंचाएंगे. बिल्कुल. संजीव जी, आपकी तरफ से कोई मैसेज? मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हम यदि जितने भी हमारे नए पार्टनर्स आने वाले हैं एज ए शेयर होल्डर, तो उनको यदि वो खुद हमारे बिजनेस में होते तो जितनी मेहनत वो कर सकते हैं उससे ज्यादा हम करेंगे. बढ़िया, बहुत बढ़िया. सुमित जी, आप बताएं. So, ma'am, we have been creating value for our customers, our clients, and our investors, and we hope to create value for all our new, shareholders also. And on behalf of the entire company, we would like to reassure that to all of you. एब्सोल्युटली. संदीप जी, संजीव जी, सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं, मेनी कांग्रेचुलेशंस, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी ऑल द बेस्ट टू यू, और लिस्टिंग के लिए भी मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच.